नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। पिछला एक साल यानी 2023 में जिस शख्स की सबसे ज्यादा चर्चा थी, कल उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। चर्चा मतलब गौतम अडानी की। पूरे देश की राजनीति 2023 में गौतम अडानी के इर्द गिर्द घूमती रही। गौतम अडानी सही हैं, गौतम अडानी गलत हैं, वो प्रधानमंत्री के दोस्त हैं, प्रधानमंत्री ने उनको सब कुछ दे दिया, उन्होंने शेयरों में बड़ी हेराफेरी करी। एक हिंडलबर्ग की रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट ने भारत की राजनीति में तूफान मचा दिया। अडानी का साम्राज्य बहुत तेजी से नीचे गिरा। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, संसद चली नहीं, कई दिनों तक नहीं चली। कांग्रेस ने तूफान खड़ा कर दिया, राहुल गांधी ने दनादन आरोप लगा दिए। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने दो स्तर पर जांच करी, एक सेबी को जांच दी और एक सुप्रीम कोर्ट के जजों की एक कमेटी बनाई। दोनों का फैसला अडानी के पक्ष में आया। फिर विवाद खड़ा हुआ, लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल करने लगे। अब क्या इस मुद्दे पे कोई और विमर्श करना चाहिए? मेरे मित्र हैं, आज बात हुई मुझसे, उन्होंने कहा कि तुम इस पे शो मत करना। उनका मानना यह था कि देश का एक वर्ग है जो तुम्हें समर्थन करता है, वो अडानी के पक्ष में कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। बात भी ठीक है, यूट्यूब की दुनिया में भी राइट और लेफ्ट हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर स्तर पर विरोध करना है, अडानी उनके मित्र हैं तो उनका भी विरोध करना है। मैं करता विरोध, मुझे भी लगता है कि यूट्यूब के कुछ लोग ऐसे हैं जो तय करते हैं कि इस विचारधारा का विरोध करना है। उनमें से मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो अंबानी के विरोध में आ भी नहीं बोलते हैं, अडानी के विरोध में दिन रात लगे रहते हैं। अलग अलग अपनी अपनी बातें हो सकती हैं, अपने अपने मत हो सकते हैं, लेकिन हम सच के साथ कुछ बातें करना चाहते हैं। मैंने पहले भी एक बार कहा था, मैं जिक्र नहीं करता, मैं बात नहीं करता। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं, उसके एक सज्जन मिले, नौकरी पेशा इंसान थे, अपनी तनख्वाह में से 5,000 4,000 महीना बचाते थे और करीब 3-4 लाख रुपए के उन्होंने अडानी के शेयर खरीदे थे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, मार्केट धड़ाम हुआ, अडानी के शेयर गिरे और उनकी सारी पूंजी जो उन्होंने अपनी बेटी के कैरियर के लिए रखी थी वो तबाह हो गई, खत्म हो गई। अडानी का साम्राज्य मान लीजिए 1 लाख करोड़ से शुरू हुआ, 20 लाख करोड़ तक पहुंचा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, गिरा, 10 लाख करोड़ तक पहुंचा। और रिपोर्ट के एक एक तथ्य जिस तरह गलत साबित होते रहे, वो फिर उस साम्राज्य के करीब पहुंच गया। ना भी पहुंचता तो 1 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक तो गिरने के बावजूद भी अडानी खड़े रहे। लेकिन देश के हजारों लाखों करोड़ों छोटे निवेशक तबाह हो गए। तब पता चला कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी, जो रिपोर्ट तैयार करने वाले थे, उन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार करके अरबों रुपए कमा लिए। शेयर मार्केट में हर लोग जानते नहीं होंगे, मैं थोड़ा सा तरीका बता सकता हूं। शेयर के लिए जरूरी नहीं है कि आप शेयर खरीदें। आपके पास कोई शेयर नहीं हो, सपोज अडानी का शेयर कर खुलता है 1,000 रुपए पे, आप उसको बिना खरीदे उसको बेच सकते हैं। मतलब मार्केट में, शेयर मार्केट में खरीदने का और बेचने का दोनों का विकल्प होता है। आप उसको बिना खरीदे भी बेच सकते हैं। सुबह उठिए और कहिए हम 10 लाख रुपए के अडानी के शेयर बेच रहे हैं, जिस रेट पे होंगे शेयर आप उसको मार्केट में बेच दीजिए। आप जिससे भी, इंडिया बुल से या आईसीसी बैंक, जिससे भी आप ट्रेडिंग करते हैं, वो आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप बिना शेयर खरीदे उसको बेच दीजिए। और आपको लगता है वो शेयर नीचे आया, तो उस नीचे में 1,000 रुपए का शेयर आपने बेचा और वो शेयर 700 रुपए में आया, तो आपने 700 रुपए का खरीद लिया, तो आपको ऊपर बेच के नीचे खरीदने में 300 रुपए का फायदा हो गया। हिंडनबर्ग के जो साहिबान थे, जो मालिक थे, उन्होंने ये खेल खेला। उन्हें पता था कि जब ये रिपोर्ट आएगी तो शेयर गिरेगा, और उन्होंने उस दर पे बेचा, नीचे खरीदा, अरबों रुपए कमा लिए। यानी भारत के हजारों लाखों लोग तबाह हो गए उस शेयर मार्केट के नीचे आने पे, और अमेरिका में बैठे हुए जिन्होंने ये रिपोर्ट दी वो अरबपति हो गए, वो माला माल हो गए। तो बड़ा सवाल यह आया कि किसी दूसरे देश में कोई बैठा हुआ व्यक्ति क्या भारत की अर्थव्यवस्था को इतना हिला सकता है? और ये सवाल भी आया कि अमेरिका के आई एजेंट्स लोग, उनके काम करने वाले लोग लगातार भारत में काम करते रहे और यहाँ की इंटेलिजेंस को पता नहीं चला।
तमाम सवाल खड़े हुए और फिर उसके बाद विवाद शुरू हुए। अडानी का विवाद होते होते संसद तक पहुंचा। एक महुआ मोइत्रा पार्लियामेंट्री में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री लगातार अडानी के खिलाफ सवाल पूछती थी। पता चला कि एक अडानी के और एक प्रतिद्वंदी बिजनेसमैन हैं, वो उनको सवाल लिख के दिया करते थे, वो सवाल उनके मेल से वो पूछा करती थी, उनकी सदस्यता चली गई। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या अभी भी हम उसी शैली में, उसी तेवर में अडानी का विरोध करते रहें, या ये कहें कि इस देश के सिस्टम पर आप भरोसा करें, सेबी पर भरोसा करें, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करें। दूसरा सवाल ये उठता है कि कांग्रेस लगातार हमलावर थी। वो कह रही थी कि अडानी मोदी जी के दोस्त है, साहब के दोस्त है, साहब ने उनको सब कुछ दे दिया है, एयरपोर्ट दे दिया है, यानी क्या क्या चीजें, बंदरगाह दे दी, जाने क्या क्या चीजें दे दी हैं। लेकिन फिर सवाल ये उठा कि जो कांग्रेस शासित राज्य सरकारें थी, अब तो चली गई, लेकिन राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, उसमें अडानी ने हजारों करोड़ के निवेश किए थे। पिछले दिनों में जब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे गहलोत, वो अडानी जी को भाई साहब कह के मंच पे बुलाते थे, उनके महिमा मंडन करते थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अडानी के साथ खड़े होते थे। तो सवाल ये हुआ कि राहुल गांधी और कांग्रेस के बड़े नेता अडानी पर हमले कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकारें उनको हाथों हाथ क्यों ले रही हैं। फिर सवाल इंडिया गठबंधन के सहयोगी पर उठा। शरद पवार हमेशा अडानी के खुल के साथ देते हैं, अडानी की बहुत करीबी माने जाते हैं शरद पवार। इंडिया गठबंधन का मजबूत स्तंभ है ममता बनर्जी। अडानी ने पश्चिम बंगाल में हजारों करोड़ का निवेश किया है। ममता बनर्जी और अडानी के फोटो रिलीज हुए, वो गए मिलने के लिए, बहुत वेलकम किया ममता बनर्जी ने। केरल में अडानी ने निवेश किया और केरल सरकार उनके आगे बिछ गई। बिहार में एक बड़ा निवेश हुआ पिछले हफ्ते में। नीतीश ने और तेजस्वी ने अडानी समूह की जमकर तारीफ करी और कहा कि उनके आने से बिहार में विकास होगा। तो बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अगर अडानी मित्र हैं, तो विपक्ष की सरकारें एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक अडानी का वेलकम क्यों कर रही हैं? अडानी का साम्राज्य पूरे देश में क्यों फैल रहा है? उत्तर प्रदेश में भी वो आते हैं तो फिर वो विपक्ष के नेताओं के भी जाते हैं, विपक्ष के नेताओं से भी उनके अच्छे रिश्ते होते हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बात को मान लिया जाए कि वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के या प्रधानमंत्री के करीबी हैं, या वो एक ऐसे बिजनेसमैन है जो हर राज्य के साथ व्यापार करता है। क्या है अडानी के इस खेल के पीछे, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया? क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो बहुत टिपिकल होता है। सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा होती है वो मुझ जैसे पत्रकार के बहुत सहज संबंध में समझ में आती भी नहीं है। मैं अडानी के कारोबार को तो समझ सकता हूँ, अडानी के साम्राज्य को तो समझ सकता हूँ, कांग्रेस के और विपक्ष के सबके सब अडानी के तारीफ क्यों कर रहे हैं इसको समझ सकता हूँ। और ये बात मैं समझा सकता हूँ कि सारे राजनीतिक दल अडानी के साम्राज्य को अपने राज्य में लाना चाहते हैं, लेकिन हिडनबर्ग की रिपोर्ट के आने के बाद देश के लाखों करोड़ों लोगों के जो शेयर में पैसे डूबे, उनके हितों की बात नहीं करना चाहते। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है देश के आम आदमी को, आम आदमी का हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद। अडानी जिस लेवल पे थे उससे थोड़ा नीचे है, वो उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों के निवेश के पैसे डूब गए। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि अगर अडानी को पोर्ट दिए गए, रेलवे दिए गए या बाकी सब चीजें दी गई, तो देश के बड़े मीडिया हाउस या फिर पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस आरटीआई के जरिए वो पेपर क्यों नहीं निकलवाती? ये साबित क्यों नहीं करती दस्तावेजों के तहत कि ये एयरपोर्ट इन गलत शर्तों पे दिया गया, ये जमीन, ये पोर्ट गलत शर्तों पे दी गई? केवल आप मंचों से भाषण देंगे, आपके राज्य की सरकार अडानी के लिए बिछी रहेगी, तो ये भी कहाँ तक का न्याय है? और ये क्या मान लिया जाए कि आपको निवेश तो चाहिए, लेकिन मंच पर लोगों को गुमराह करने के लिए बातें भी चाहिए? मैं कई गांवों में गया, लोग नहीं जानते अडानी शेयर, पहले राफेल भी नहीं जानते थे, और इन राज्यों के चुनाव में ये कांग्रेस से भी देख लीजिए कि अडानी कोई बड़ा मुद्दा है नहीं। तो क्या अभी भी लोकसभा चुनाव में अडानी एक बड़ा मुद्दा रहेगा? और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो मेरी समझ में चूंकि बहुत क्लिष्ट भाषा में था, तो मुझे लगा कि मैं इसका विमर्श किससे करूं। तो मैं अपने शो में पहले ही बता चुका हूं, मैंने अपनी जिंदगी में सब लखनऊ से दिल्ली तक बहुत बड़े बड़े वकीलों से मेरा संपर्क रहा है, बहुत बड़े बड़े अधिवक्ताओं से मेरा संपर्क रहा है। लखनऊ में एक एलएलएम टॉपर अधिवक्ता है मोहम्मद हैदर, मैंने उनसे काबिल वकील अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैंने गंगा की लाशें जब बह रही थी तो मैंने एक स्टडी करी और हैदर जी के साथ मिलकर एक एनजीटी के लिए एक रिट तैयार करी।
और जब दिल्ली में दाखिल करी तो पूरी सरकार जुट गई, लेकिन वो दस्तावेज इतने जबरदस्त थे कि उस पर भारत सरकार को, बिहार सरकार को, यूपी सरकार को एनजीटी ने नोटिस जारी कर दिया। जब कोरोना काल आ रहा था और पान मसाला खा के लोग थूक रहे थे, फैल रहा था, तो मैंने हाई कोर्ट में रिट तैयार करी, वो भी हैदर ने तैयार की, और 3 महीने पहले जो कुछ हुआ वो उत्तर प्रदेश की राजनीति का इतिहास बन गया। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में एक जयप्रकाश नारायण केंद्र बनाया गया है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लगभग 800-900 करोड़ का केंद्र बनाता हो। सरकार बदली, मौजूदा सरकार ने, भाजपा सरकार ने उसको जांच के आदेश कर दिए। जिन्होंने बनाया तो उनका नाम संजय सेठ है, उनकी कंपनी का नाम शालीमार है। वो समाजवादी पार्टी के नेता हुआ करते थे, लेकिन सरकार बदलती भाजपा में आ गए, भाजपा ने उनको राज्यसभा का सदस्य बना दिया। वो पूरी बिल्डिंग जांच होती रही, खंडैर में बदल गई। जिन पे शिकायत होनी थी वो संजय सेठ भाजपा में आ गए, लेकिन बिल्डिंग वो ध्वस्त होती रही। मैं और हैदर एक दिन कॉफी पीते हुए निकल रहे थे, तो मैंने कहा कि हैदर भाई, ये कितना गलत हो रहा है, देखिए हमारे और जनता के टैक्स का 900 करोड़ रुपया है और ये इस तरह पानी में बहाया जा रहा है। दस्तावेज इकट्ठे किए और वो एक पूरी रात में और हैदर बैठ के उस पे बिंदु वाइज हम लोग रिट तैयार करते रहे, और उसके बाद हैदर की तैयार की हुई रिट हम लोग हाई कोर्ट में लेके गए। चीफ जस्टिस की बेंच में थी, मैं उसका मेरी तरफ से वो पीआईएल दाखिल हुई और बहुत बड़े बड़े वकील खड़े थे, लेकिन चीफ जस्टिस नाराज हुए, कहा कि जनता का पैसा ऐसे कैसे नुकसान किया जा सकता है। सरकार को आदेश किए कि तत्काल इसका काम शुरू कराया जाए। तो मैंने आज फिर उनको संपर्क किया, आज वो बहुत व्यस्त थे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मुझे चूंकि बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, देश का बड़ा भयंकर मुद्दा है, गौतम अडानी का व्यापार, गौतम अडानी की जिंदगी, और इसमें सब लोग जानना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहना चाहता है, तो थोड़ी सी स्टडी कर लीजिए, मेरे साथ आइए, क्योंकि मुझे भरोसा है कि मोहम्मद हैदर से काबिल इंसान मैं नहीं देखता अधिवक्ता के रूप में, और उनसे बेहतर कोई मिल सकता है। चलते हैं मोहम्मद हैदर के बाद, उनसे बात करते हैं इस पूरे मामले का कानूनी पहलू पर। हैदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं क्षमा चाहता हूं कि आप इतने व्यस्त थे, लेकिन मैंने आज आपको पकड़ ही लिया। गौतम अडानी के कारोबार को लेकर पूरी दुनिया में जंग छिड़ी हुई, उनके निगाह थी, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि सेबी के काम में वो दखल नहीं देंगे। गौतम अडानी ने ट्वीट किया है, सत्यमेव जयते। क्या मानना है, पहले मैं समझना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मतलब क्या है। संजय भाई, ये जो सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया है, बड़ा ही क्रिस्प और कंसाइज है। जैसे अभी आप कह रहे थे कि आपको जजमेंट्स में थोड़ा दिक्कत होती है समझने में, लेकिन अगर आप ये जजमेंट पढ़ेंगे तो इसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल है। तो मतलब इसको कोई भी कॉमन आदमी भी इसको समझ सकता है कि क्या इस जजमेंट का इंटेंट है। तो बेसिकली अगर हम इशू की बात करें संजय जी, तो 24 जनवरी 2023 की एक रिपोर्ट आती है, जो भी जिसको आपने डिस्कस किया, हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट। अच्छा, हिंडनबर्ग भी शॉर्ट सेलर है, यानी वो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता है और फिर निकाल लेता है, फिर इन्वेस्ट करता है, फिर निकाल लेता है। देखिए, अगर इस पूरे प्रकरण को हम देखेंगे तो हम थोड़ा सा क्रिटिकल होकर भी इस मामले को देखेंगे। क्रिटिकल होकर हम इसलिए देखेंगे क्योंकि हमारे देश का एक ऐसा उद्यमी, एक ऐसा व्यापारी जो उस टाइम पे 3rd नंबर पे था वर्ल्ड में। आई थिंक वी हैव नो अदर हिस्ट्री लाइक हिम। तो जो 3rd नंबर पे था एंड ही वाज डेस्टाइन्ड टू रीच द 1st पोजीशन, उस मोमेंट पे उसके अगेंस्ट एक रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट के आने के बाद उसका तो जो नुकसान होता है वो तो होता ही है, लेकिन करोड़ों उन इनोसेंट लोगों का नुकसान होता है जिन्होंने उनके शेयर्स में उन पे विश्वास करके पैसा निवेश किया होता है। तो ऐसे टाइम पे एक थर्ड पार्टी की रिपोर्ट पे शेयर मार्केट धड़ाम इस तरह के न्यूज़ हुए और अरबों खरबों रुपए की इंडियन इकोनॉमी को चोट पहुंची। अच्छा, जैसा होता है कि देखिए, मैंने देखा कई बार कुछ कुछ एक्टिविस्ट होते हैं जो इन चीज़ों को देखे रहते हैं, और इस प्रकरण में भी यही हुआ कि 4 पिटिशंस एक के बाद एक फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट ने उन चारों पिटिशंस को क्लब किया, और उसके बाद भी सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि आपकी क्या सजेशन है कि इसमें एक्सपर्ट कमेटी अपॉइंट होनी चाहिए। तो जो एक्सपर्ट कमेटी अपॉइंट हुई उसमें अनइम्पीचेबल इंटीग्रिटी के लोग थे। जस्टिस एम सप्रे थे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज नंदन नीलकानी थे, और सोमशेखर सुंदरेशन थे, और तमाम और लोग थे। कुल 6 मेंबर्स की कमेटी थी, और जो टाइमलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी है इस कमेटी को कि आप अपनी इंटरिम रिपोर्ट दीजिए, उन्होंने अपनी वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करी। साथ ही साथ अब रोल आता है सेबी का। तो इस पूरे प्रकरण में जो एपेक्स बॉडी है
जो रेगुलेटर है वो है सेबी। तो सेबी 1992 से लगातार देश की सेवा कर रहा है एक रेगुलेटर के रूप में और एक ऐसी शीर्ष संस्था के रूप में जिसके इंटीग्रिटी को कभी किसी ने क्वेश्चन नहीं उठाया और ना ही कभी भी ऐसा कोई दृष्टांत है जहां पे सेबी ने फॉल्टर किया हो। तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला, कई डेट्स इसमें लगी। आप ये सोचिए कि फरवरी में आई थिंक ये मुकदमा इनिशिएट हुआ था और अब आके 1 साल के बाद अप्रोक्सीमेटली जनवरी में इसका फैसला है। और इस 1 साल में मीडिया ने हर तरीके से गौतम अडानी को विलन बनाने की कोशिश करी। प्राइम मिनिस्टर से प्रॉक्सिमिटी और फलाने। देखिए, हम अनबायस्ड होकर बात करेंगे, चाहे कोई भी बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी बिजनेस ग्रुप नहीं हो। हैदर देखिए, भाई, जो ये मीडिया ये जो हैदर जी मीडिया ये ट्रायल है ना, हैदर जी ये मीडिया क्या ट्रायल बात, टू एंड। हैदर जी ये क्या बात होती है कि वो वाकई में बात हुई, सारे एयरपोर्ट उनको दे दिए गए, पोर्ट उनको दे दिए गए, तो जब प्राइम मिनिस्टर सब कुछ उनको दे देंगे तो उन पे बात नहीं होगी, लोग सवाल नहीं करेंगे? प्राइम देखिए, यही ये एक जनरल आपने स्टेटमेंट दिया कि प्राइम मिनिस्टर ने उनको दे दिया या उनको दे दिया। देयर इज ऑलवेज अ प्रोसेस विच हैज टू बी फॉलोड। आवर कंट्री इज गवर्न बाय रूल ऑफ लॉ। ये रूल ऑफ मैन नहीं है, ये मोदी जी का कानून नहीं है, ये देश का कानून है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत का संविधान है। तो जितने भी डिसीजन इस तरह के होते हैं, यदि किसी भी पक्षकार को लगता है कि वो भी कॉम्पिटेंट था और उसको भी इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता था, ही इज फुली कॉम्पिटेंट एंड ऑथराइज टू सीक अप्रोप्रिएट जुडिशियल रेमेडी। और होता भी है, ऐसा नहीं है। मुझे पूरा यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि जब गौतम अडानी जी को टेंडर्स मिलते होंगे या टेंडर्स उनको अवार्ड होते होंगे तो वो चैलेंज भी होते होंगे। और अगर नहीं चैलेंज होते होंगे तो इसका मतलब यह है कि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, जो प्रोसेसेस हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उसका हूबहू वो पालन करते होंगे। और ये ना केवल गौतम अडानी जी के लिए बल्कि पूरे देश में जितने भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं और जितने भी बिजनेस ग्रुप्स हैं, दे हैव टू फॉलो सर्टेन नॉर्म्स। तो इसमें अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जैसे सेबी के बारे में भी कई क्वेश्चन उठाए गए इन पिटिशंस में कि जो सेबी है वो इनकॉम्पिटेंट है। यहाँ तक कि ये जो एक्सपर्ट कमेटी थी, एक्सपर्ट कमेटी में एक मेंबर हैं मिस्टर सोमशेखर सुंदरेशन, बहुत बड़े वकील हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट ने अगर उनका नाम एक्सपर्ट कमेटी में रखा है तो इसके मतलब वो ऐसे लॉयर होंगे जो अनइम्पीचेबल, जिनकी इंटीग्रिटी क्वेश्चन नहीं की जा सकती। तो जो पिटिशनर्स हैं वो निकाल के लेके आए कि साहब ये जो थे 2007 में इन्होंने अडानी का कौन सा कोई मुकदमा किया था। तो यार, तो लॉयर्स जो होते हैं, कई बार दी लॉयर्स गो ऑन एंड बिकम दी सुप्रीम कोर्ट जजेस, high court judges. We as lawyers represent a number of business groups. So tomorrow if we are elevated and become judges, can a bias be attributed to us only because we have given an honest report? तो किस तरह का ये इस बायस के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने पूरा निर्णय दिया और बताया कि किस तरह से ये जो पर्टिकुलर पर्सन थे जिनके अगेंस्ट ये उन्होंने कहा कि आपने डिक्लेयर नहीं किया कि आप इनको जानते थे, किस तरह से वो उनका आर्ग्यूमेंट फॉल्स आर्ग्यूमेंट था, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिसाइड किया है। आज तो के जो फैसले में है ये जिक्र है कि हाँ, जी क्या लाइनें हैं हैदर भाई, आप जरा बता सकते हैं डिटेल में इसको? हाँ, अभी मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी लाइनें हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा है। रीड आउट दोज लाइंस। तो सेबी का एज अ रेगुलेटर क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसके ऊपर डिस्कस हुआ। फिर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर की बात। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो बायस्ड है, ठीक है, वो न्याय नहीं कर सकती है, इसलिए इसका इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर किया जाए। तो इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर पे अभी कुछ दिन पहले एक हिमांशु कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य का एक जजमेंट आया, बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसाइड किया है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि कोई भी पार्टी किसी एक पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को नहीं चूज कर सकती। अच्छा, ये हम नहीं बताएंगे कि आप ईडी से जांच कराइए कि सीबीआई से जांच कराइए। हम तो ये बताएंगे केवल कि ये पॉइंटर्स हैं, ये कारण हैं जिसकी वजह से जो इन्वेस्टिगेशन है दैट इज फ्लॉड। अगर फ्लॉड इन्वेस्टिगेशन है एंड इफ आई कुड प्रूव दैट दिस इन्वेस्टिगेशन इज फ्लॉड ऑन दिस काउंट्स एंड दोज पैरामीटर्स हैव टू कंफर्म टू दी सेटल्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो अगर वो फ्लाउट हो रहे हैं तो यस, इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि सेबी के ऊपर इस तरह का कभी कोई आरोप नहीं लगा, सेबी की जो टीम थी
उसने मन लगा के पूरे एफर्ट्स लगा के डिटेल में कई बार उसने टाइम भी लिया सुप्रीम कोर्ट से। तो एक्चुअली पिटिशनर साइड को प्रॉब्लम इसी बात की थी कि वो टाइम का एक्सटेंशन क्यों मांग रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं संजय जी, कि अगर उनको रश करना होता और उनको अडानी ग्रुप को फेवर करना होता तो वो फौरन रिपोर्ट दे देते, नोबडी वुड हैव स्टॉप्ड देम। बट सिंस दे आर अ प्रोफेशनली रन ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्होंने पूरा आने पाई से इन्वेस्टिगेशन किया, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किया, थोरो इन्वेस्टिगेशन किया, एंड देन दे सबमिटेड देयर रिपोर्ट। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये भी होल्ड किया कि जो इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर की बातें हो रही हैं, ये हिमांशु कुमार के जजमेंट से आच्छादित हैं। उसमें आप पर्टिकुलर एजेंसी को कह रहे हैं कि एसआईटी आप कॉन्स्टिट्यूट कर दीजिए, आप सीबीआई को दे दीजिए, आप कोर्ट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए। यू डोंट हैव टू चूज, एंड देयर आर नो सफिशिएंट रीजंस फॉर द इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर। हैदर भाई, ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो लाइनें हैं, जिन्होंने ये उस समय पिछली बार ये कहा गया कि भाई आप सेबी को आदेश कर दीजिए, हिडनबर्ग के लिए कहा गया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने मानने मना कर दिया, वो क्या मामला था? किस तरह का पीआईएल करने वाले लोगों का कहना था, और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या थी उस पर? जरा इसके अगर विषय में अगर आपकी स्टडी हो। प्लीज कम बैक अगेन, क्या बता रहे हैं? पिछले दिनों में जब ये मामला आया था तो जो पीआईएल कर रहे थे उन्होंने ये कहा कि भाई सेबी को ये आदेश कर दीजिए कि वो इस तरह का फैसला करे, या हिडनबर्ग को भी उसमें शामिल करे, या इस तरह की बातें सामने आई थी। देखिए, तो उसमें उस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसी मैटर में पुरानी अपनी आप हियरिंग की बात कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने यही कहा था कि ये हिंडनबर्ग एक थर्ड पार्टी है जो हमारे देश में ऑपरेट भी नहीं करता। उसने रिपोर्ट किस बेसिस पे बनाई, क्या क्या डॉक्यूमेंट उसके सामने थे, ठीक है, क्या उसका इंटरेस्ट था, कौन सी उसने टेक्निक इस्तेमाल करी, ये सब चीज़ें जो है ये बियॉन्ड माई कंट्रोल हैं। और जो भी अखबार की कटिंग या न्यूज़पेपर कटिंग या न्यूज़पेपर रिपोर्ट के बेसिस पे आप अपने ये एजम्पशंस पे काम कर रहे हैं, और ये एजम्पशंस पे आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, दीज एजम्पशंस आर, आई मीन, नॉट अपीलिंग अस। सो कई बार देखिए संजय भैया, आपको याद होगा, हम लोग जब पीआईएल बनाते हैं तो कई बार उसमें न्यूज़पेपर की क्लिप्स भी होती हैं, लगाते हैं, ठीक है, बट न्यूज़पेपर क्लिप्स कैन नॉट फॉर्म द सोल बेसिस। आपको अपना प्रॉपर एक रिसर्च करना होता है। अगर मतलब मात्र अगर न्यूज़पेपर की क्लिपिंग पे ही अगर पीआईएल हो गई तो फिर तो एनआरकी हो जाएगी हमारे देश में, क्योंकि कुछ भी छाप सकता है न्यूज़पेपर। बट देयर हैज़ टू बी अ बैकड्रॉप, देयर हैज़ टू बी एन इंडिपेंडेंट रिसर्च। जैसे कि आपने कहा कि अडानी जी को एयरपोर्ट्स मिल गए और उनको तमाम और प्रोजेक्ट्स मिल गए, तो जो आदमी अग्रीव्ड है, जिसको लगता है कि अगर इनके द्वारा किसी भी लॉ का वायलेशन किया गया, वो आरटीआई डाल के पूछ ले। लोग कहते हैं आरटीआई के जवाब मिलेगा ही नहीं, अडानी के लिए पूछोगे तो जो अडानी से ताकतवर है उनके लिए अडानी लगाएगा कौन, और लगाएंगे तो जवाब ही नहीं मिलेगा। देखिए, लगाएगा कौन, तो 4 पिटिशनर थे जिन्होंने ये मुकदमा किया है, तो लगाएगा कौन के लिए की कमी नहीं है। लेकिन और आरटीआई एक्ट इतना पावरफुल एक्ट है कि उसमें उसके तो वो है ना, नेक्स्ट लेवल, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल, फिर नेक्स्ट लेवल। यू हैव टू बी पेशेंट। मतलब इसमें कोई जल्दी से नहीं होता। तो अगर आप पब्लिसिटी सीकिंग पिटिशन फाइल करना चाह रहे हैं पीआईएल के गार्ब में, तब यस, आपको उतना क्विक रिजल्ट नहीं मिलेगा और आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। हाँ, ये तो है। खैर हैदर जी, तो फिर क्या माना जाए कि जो अडानी का कारोबार था, जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट थी, इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या माना जाए कि एक तरह का जो गौतम अडानी ने ट्वीट किया सत्यमेव जयते, तो क्या माना जाए कि एक तरह की क्लीन चिट हो गई गौतम अडानी को? मतलब अब दोबारा उन पर आरोप लगाना बेकार है? देखिए, जहाँ तक ये इशू था हिडनबर्ग की जो हिडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट थी, यस, दैट रिपोर्ट वाज अ बोगस रिपोर्ट। बताइए भविष्य हैदर भाई। में अगर भविष्य में कोई भी प्रॉपर्टी आती है नजर में बियॉन्ड दिस, तो यस, दैट कैन ऑलवेज बी सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। लेकिन हैदर भाई, बड़ा दुख है ना कि एक रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट पे कुछ मीडिया हाउस, हमने भी की थी, हम भी मानते हैं, हमने भी की थी, बाकी लोगों ने भी की थी, और पूरा देश के हजारों लाखों लोगों के पैसे डूब गए, और वो बाद में पता चला कि वो खुद ही पैसा कमा गए, अरबों रुपए, उन्होंने हिडनबर्ग नहीं कमा लिया अडानी के नाम पर, और देश को डुबो दिया उन्होंने। तो कभी कभी लगता है कि क्या वाकई में दुनिया में हैदर जी इतनी बड़ी बड़ी साजिशें की जाती हैं? अमेरिका में बैठ के एक आदमी ने साजिश करी, भारत का मार्केट धड़ाम हो गया, कि भारत का आदमी नंबर 3 पे था, नंबर 1 पे पहुंच जाता तो वो आदमी नीचे आ गया। इतनी बड़ी बड़ी साजिशें होती हैं।
तो कॉन्स्पिरेसी थियरीज तो पूरे वर्ल्ड को हिलाती रहती हैं कई बार। और ये इसमें तो मतलब अगर हम इंडिपेंडेंट होकर इम्पार्शियल बात भी करें, तो मुझे लगता है कि हमारा देश अगर वर्ल्ड का लीडर बनने जा रहा था, हमारे देश का हमारा एक भारतीय साथी वर्ल्ड का नंबर 1 बनने जा रहा था, इट वुड हैव बीन अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर द एंटायर कंट्री। लेकिन जस्ट टू सैबोटाइज दैट, ऑल दिस वाज डन। दिस इज व्हाट ठीक आई बात। पर्सनली फील। हाँ, ठीक बात है। कहीं न कभी कभी राजनीतिक कारण होते हैं। जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि कांग्रेस तो विरोध कर रहे हैं, राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस की सब राज्यों में एक के बाद एक अडानी के निवेश बन रहे हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री अडानी के लिए बिछे जा रहे हैं। तेजस्वी और नीतीश अडानी का वेलकम कर रहे हैं, ममता बनर्जी कर रही हैं, केरल के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। कौन नहीं कर रहा है? और फिर देखिए, आम क्वेश्चन इस बात का है कि हमारा देश इस समय एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, ठीक है। और अडानी जी के पास जो पैसा है, देखिए एक चीज़ और भी समझनी पड़ेगी कि बहुत भारी इन्वेस्टमेंट्स हैं बैंक्स के भी अडानी जी के पास। बैंक का इन्वेस्टमेंट यानी पब्लिक का इन्वेस्टमेंट अभी भी बहुत है। तो सारी एलआईसी का चीज़ों के एलआईसी का हाँ, बहुत पैसा है। एलआईसी का है, बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा है। तो वो जो बिजनेस ग्रुप है, वो आपका पैसा आपके देश में निवेश कर रहा है। हो सकता है इसको बहुत बहुत प्रॉफिट हो रहा हो सकता है कम प्रॉफिट हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो, ठीक है। लेकिन उससे आपकी इकोनॉमी को कितना सपोर्ट हो रहा है? तो एक कोई थर्ड पार्टी की रिपोर्ट को हम गॉस्पेल ट्रूथ मान के उसके ऊपर उसी के बेसिस पे कार्रवाई करने लगे, या किसी के बारे में उल्टा सोचने लगे, दैट इज रॉन्ग। एंड सी दैट रॉन्ग हैज बीन प्रूव्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन दिस जजमेंट। और एक इस जजमेंट की एक जो विशेष बात मुझे लगी, वो इसका पैरा 68 है संजय भैया, क्या जो है उसमें? बताता है कि जो पीआईएल जो है, पीआईएल एक टूल ऐसा बना है जो पुअर और डाउन टाउन और ऑपरेस की उसके लिए बना है। मतलब पीआईएल का मिसयूज जिस तरह से हो रहा है, उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कॉशन किया है। यानी कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है कि ये जो पीआईएल हुई थी, दिस पीआईएल was a motivated PIL and this did not conform to the parameters which are set by the Supreme Court for filing a PIL। अच्छा, इसी इसी वाले फैसले में है कि यानी गौतम हाँ, अडानी के खिलाफ इसका सीआईए। इसका 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 पैरा 68 आई कैन रीड इट आउट फॉर यू, हाँ हाँ, प्लीज। है ना। इसमें कहते हाँ हैं बिफोर कंक्लूडिंग वी मस्ट ऑब्जर्व दैट पब्लिक इंटरेस्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन was expanded by this court to secure access to justice and to provide ordinary citizens with the opportunity to highlight legitimate causes before this court। ordinary citizens की बात कर रहे हैं। It has served as a tool to secure justice and ensure accountability on many occasions, where ordinary citizens have approached the court with well-researched petitions that highlight a clear cause of action। अब आगे देखिए क्या कहता है। जरा इसका However, पहले एक सेकंड इसका जरा हिंदी में रूपांतर करके, मेरे बहुत सारे दर्शक जो हैं वो जी, हिंदी जानते हैं, तो इनको जरा हिंदी में इसका अर्थ बताइए। तो इसका तात्पर्य यह है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या जनहित याचिका एक ऐसा टूल है एक आम आदमी के हाथ में, कि अगर वो प्रॉपर रिसर्च करके कोई जनहित के संबंध में याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष लेके आता है, तो न्यायालय ने उसमें दूरगामी निर्णय देके वास्तव में समाज की बहुत बहुत सहायता की है। जो अच्छी तरह से ड्राफ्टेड पिटिशंस हैं जिन दिन और एक कॉमन मैन को एड करने के लिए जो बनी है, जिसने उसका यूज किया है प्रॉपरली। लेकिन इसमें लास्ट की जो 3 लाइनें हैं, however petitions that lack adequate research and rely on very unverified and unrelated material tend to in fact counterproductive। the word of caution must be kept in mind by lawyers and members of civil society alike। कई ऐसे दृष्टांत हुए हैं जहां पे इल रिसर्च पिटिशंस, ठीक है, बिना प्रॉपर रिसर्च किए हुए जो पिटिशन फाइल हुई हैं, जिसका मटेरियल भी अनवेरिफाइड है, मटेरियल अनरिलेटेड है, मुकदमे से मतलब ही नहीं, कहीं का कोई मटेरियल लगा कॉपी पेस्ट कर दिया। इस तरह से अगर कोई पिटिशन फाइल होती है तो वो काउंटर प्रोडक्टिव होती है। कई ऐसे दृष्टांत है संजय भैया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लाखों रुपए की डैमेजेस भी लगाई हैं, पेनल्टीज लगाई हैं पिटिशनर्स पे। अच्छा, हाँ, कि अगर हाँ, गलत तरीके से पीआईएल हो गई तो फिर हाँ, पेनल्टी भी लगी है। यस, हाँ। ओके। तो फिर तो इस आदमी के अडानी क्रेडेंशियल्स पे बात आ जाती है। हाँ, तो अडानी के मामले में जो पीआईएल हुई है उस पर ये सवाल उठाया है सुप्रीम कोर्ट ने कि बिना यस, तथ्यों की पड़ताल किए हुए। ये तो हाँ। बहुत बड़ी तो बात है ना, मतलब क्योंकि देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब पैरा 68 जो है ना, इस पूरे पिटीशन का अगर आप उनसे माने कि एक जो उसका जो कोर है वो ये पैरा 68 है, कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपना इस बात पे डिस्प्लेजर जाहिर किया है कि इस तरह की जो पिटीशन जो है थर्ड पार्टी रिपोर्ट के ऊपर आपने पूरी पिटीशन बना दी,
आप सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी के मेंबर्स की ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी पे आप सवाल आपने उठा दिया। आप बिना किसी कारण और हेतु क्या बता रहे हैं कि आप इसका इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर कर दो, है ना? दिस इज नॉट डन। तो ये लब्बो-लुआब माना जाए कि ये 1 साल बड़ा तूफान मारा था अडानी ग्रुप के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया कि ये मामले निराधार थे। तो ज़ाहिर है अडानी को तो आज कहा ना, आज की रात बड़ी अच्छी चैन की नींद आई होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी मुसीबत उनके सिर से टली। बहुत-बहुत शुक्रिया हैदर जी, इतनी सारी जानकारी देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। ये थे मोहम्मद हैदर, जाने-माने सीनियर एडवोकेट, और ये मुझे विस्तार से समझा रहे थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब। तो जाहिर है कि अडानी समूह के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था उसने अडानी को राहत दे दी। अब हम राजनीतिक मंचों पे भली अडानी का विरोध करते रहें, वैचारिक स्तर पे विरोध करते रहें, वैचारिक स्तर पे कहते रहें कि देश के संसाधन को दिए गए, लेकिन कम से कम कानूनी रूप से अडानी जीत गए हैं। और ये कहा गया है कि हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी वो निराधार थी और देश की अर्थव्यवस्था वास्तव में प्रभावित हुई। और एक बात तो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता भी है कि देश का कोई आदमी अगर दुनिया में नंबर 3 तक था पहुंचा, वो नंबर 1 तक भी पहुंचता, तो देश के लिए मेरे हिसाब से गौरव की बात थी कि भारत का कोई व्यक्ति दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना। ये बात ठीक है कि देश में गरीब बहुत हैं, उनको भी आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। मुझे इस इंटरव्यू के लिए, इस बातचीत के लिए खास तौर से आपकी राय का इंतजार रहेगा। आप क्या सोचते हैं? जैसे मेरे साथी कह रहे थे कि नहीं, तुम्हें इस बारे में नहीं बोलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए था या नहीं बोलना चाहिए था, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन करिएगा। हमारे राज्यों के चैनल हैं 4 PM यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, और 4 PM बॉलीवुड भी, उनको भी सब्सक्राइब करिएगा। आपकी राय का इंतजार रहेगा। थैंक यू।